Okay, so once again, good evening to all of you. So in the last चैप्टर अपन ने बात की थी कि भाई जेंडर इनक्वालिटी किस तरह से अपने सोसाइटी में होती है और स्टीरियोटाइप थिंकिंग किस तरह से लोगों की होती है और जो इनक्वालिटी शुरू होती है वो फैमिली से ही शुरू होती है, इंडिविजुअल लेवल से ही शुरू होती है, फिर धीरे धीरे वो एक एक सोसाइटी में तब्दील हो जाती है, राइट? सो वी हैव टॉक अबाउट द फैक्टर्स which really encourage or enhance the inequality in the society. ठीक है, सो आज का चैप्टर हम बात करेंगे विमेन के बारे में स्पेशली। एक चैप्टर का नाम जो है अपन देख लेते हैं, विमेन चेंज द वर्ल्ड करके, एक 5th चैप्टर है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर लेट अस थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद 2014 का है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन का आंसर करना है ना तो आने वाला 1 घंटा अपने को अच्छे से समझना है और इसके बाद में क्या क्या पॉइंट्स लिखना है अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। मैं एक बार रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें लिखा है कि हाउ डज द पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वीमेन इन इंडिया। मतलब जो पैट्रियार्की होती है, जो पितृसत्ता होती है ना, मतलब मेल डोमिनेंस सोसाइटी की अपन बात कर रहे हैं, पुरुष प्रधान समाज की अपन बात कर रहे हैं। सो जो पैट्रियार्की है वो मिडिल क्लास फैमिली है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनमें महिलाओं की जो स्थिति है किस तरह से इम्पैक्ट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्की, राइट? ये अपन क्वेश्चन का आंसर लास्ट में डिस्कस करेंगे, कैसे अप्रोच कर सकते हैं और किस तरह से अपन लिख सकते हैं, वेदर वी शुड राइट इन पॉइंट फॉर्म और इन पैरा फॉर्म और वट एवर, जो भी अपने दिमाग में आएगा। लेकिन अपन चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राइट? सो एज यू नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी विमेन चेंज द वर्ल्ड, राइट? सो देखिए दोस्तों, अपन ने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि जेंडर इनइक्वालिटी कैसे होती है सोसाइटी में, और बहुत सारी चीज़ अपन ने बात की थी, राइट? साथ ही साथ अपन ने ये भी बात की थी कि महिलाओं के साथ ना केवल इनइक्वालिटी की चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बल्कि जो काम करती है उनको रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती है, राइट? जैसे अपन ने बात की थी कि भाई साहब एक हाउस वाइफ होती है, वो कितना काम करती है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसके काम को इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना? जैसे फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, राइट? बहुत सारे अपन ने वर्ड यूज़ किए थे, केयर गिविंग वाला, राइट? डबल बर्डन यूज़ किया था। सो ये सारी चीज़ महिलाएं करती हैं, लेकिन उनके काम को ना तो रिस्पेक्ट मिलती है, उन्हें डिग्निटी मिलती है, उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है। और ये एक पार्ट टाइम जॉब नहीं होती है वैसा, ये फुल टाइम जॉब होती है, कंटिन्यूअसली सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सीरियस प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, दैट इज हार्श रियलिटी। बट थिंग इज दैट वी रियली इग्नोर द थिंग्स कि चलो ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। सो हम कोशिश करेंगे कि महिलाएं ना केवल घर के काम में व्यस्त रहती है, बल्कि घर का जो बाहर का काम रहती है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का हुआ है, या फिर कुछ कुछ कपड़े वगैरह बना रहे हैं, क्लोथिंग वगैरह है, या फिर कुछ दीपावली के टाइम हम देखेंगे दीपावली वगैरह के समय जो कुम्हार रहते हैं वो मटके वगैरह बनाना, दीपक बनाना, राइट? तो सारे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें महिलाएं इन्वॉल्व होती है, लेकिन फिर भी उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, राइट? सो घर भी काम करती है और बाहर भी काम करती है। सो देखेंगे कि भाई विमेन किस तरह से एक सोसाइटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। Women is more than 50%, or at least we can consider 50% population of India. And if we don't think about the women and women's development, women's capacity and capacity building, so we can't think about the development of the nation. अब बताओ 50% population अगर उनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप सोच सकते हो जो रिमेनिंग 50% है वो नेशन का अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है? सो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो अपन अच्छे से डेवलप। सो महिलाओं ने इक्वालिटी के लिए कितना स्ट्रगल किया है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि कौन कौन से उन्होंने सिविल मूवमेंट चलाए,
एक लास्ट चैप्टर में लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था रोजा पार्क के बारे में। एक एक ऑडियो कहानी वगैरह आपने सुनी थी, स्टोरी वगैरह। देखिए अपन स्टोरी वगैरह कोई भी पढ़ते हैं या कुछ भी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो उनको इग्नोर मत कीजिए भाई साहब, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पता है क्यों? जैसे कि अपने को ए से लिखना है, अगर ए से लिखना है तो आप स्टोरी से शुरू कर सकते हैं भाई साहब। और आपको इनइक्वालिटी के ऊपर कोई ए से लिखना है, जो रोजा पार्क वाली स्टोरी अपने डिस्कस की, वहाँ से शुरुआत कीजिए। इतना शानदार बैकग्राउंड बनाओगे, आपके पढ़ने वालों को मजा आ जाएगा कि बोले वाह यार इतना अच्छे से लिखे। सो एनसीईआरटी में सारी चीज़ दे रखी है ना, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड बिटवीन द लाइन, और 2-3 बार एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ लोगे एनसीईआरटी, इसके बाद में बियॉन्ड द लाइन पढ़िए, इस लाइन का क्या मतलब है और कौन कौन सी जगह हम इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला कोई सी भी एनसीईआरटी पढ़िए, पढ़ने से पहले आप ये सोचिए कि मैं ये चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसका कौन से सब्जेक्ट में यूज़ कहाँ करूँगा या करूँगी। मैं इनइक्वालिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मैं GS1 में ही यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मैं किसी के बारे में यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं इंटरव्यू कहाँ कहाँ इसका यूज़ करता हूँ। सो दैट थिंग शुड बी kept in your mind while reading the NCERT, or apart from NCERT, whatever you are reading, whether you are reading any book like डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और नेल्सन मंडेला, और किसी भी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हो, तो उनके थॉट्स वगैरह हैं, उनके जो बुक्स वगैरह है, उनको पढ़ोगे तो वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें निकलती है, तो उनको आप इंक्लूड कीजिए सर। ऐसे में आप लिखिए, जहाँ भी आपको लिखने का मौका मिले लिखिए। तो अपन सारी चीज़ बात करेंगे इसमें कि महिलाओं के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इसके बाद में किस तरह से मूवमेंट वगैरह सारी चीज़ से इज आई एम टेलिंग यू। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ डेटा वगैरह है, बहुत पुराना डेटा है, जैसे 2004-5 का डेटा है। सो ये डेटा वगैरह आप यूज़ मत कीजिए, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेटेस्ट डेटा जो आता है, जो अपनी ह्यूमन चाइल्ड वगैरह और जो मिनिस्ट्री अपनी, फिर हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, उनसे संबंधित जो डेटा आता है, लेटेस्ट वाला डेटा आता है, लेटेस्ट वाला, आप उनका ही यूज़ कीजिए, ठीक है? ठीक है, समझने के लिए अपन समझते हैं। देखिए मक्का वगैरह है, माइजे वगैरह है, ठीक है, कुछ महिलाएं मक्का वगैरह निकाल रही हैं। सो देखिए 83% ऑफ द वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। लेकिन होता क्या है कि अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अपन किसके बारे में सोचते हैं? सिर्फ मेल के बारे में, फार्मर के बारे में सोचते हैं तो किसके बारे में? मेल के बारे में। लेकिन व्हाट अबाउट 83% महिलाएं? कैन यू इमेजिन? ये डेटा 2004-5 का, लेट्स से थोड़ा और डिक्रीज हुआ होगा, लेट्स से 70 और 75 तक चला गया होगा। अभी लेटेस्ट डेटा की बात करें 70 भी तो बहुत पॉपुलेशन होती है सर, 70%। सो देयर वर्क इंक्लूड बहुत सारे हो सकता है, प्लांटिंग करती है, वीडिंग करती है, हार्वेस्टिंग करती है, थ्रेशिंग करती है। गाँव में जाइए, बहुत सारी महिलाएं जो थ्रेशर आती है मक्का वगैरह निकालने के लिए, गेहूँ वगैरह निकालने के लिए, वहाँ पर काम करती है, हार्वेस्टिंग के लिए काम करती है, प्लांटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ करती है। Yet हम इसके बारे में when we think of a farmer we only think about the men। बताइए आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? महिलाएं दिख रही क्या? कौन कर रहे हैं? मेन कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब महिला भी तो काम करती है। तो we always forget the half of the population of India, so we should not। Let us proceed, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है और बहुत ही कठिन एक्सपेक्टेशन होती है, रिजिड एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए क्या होता है, बहुत ही कम महिलाएं जो होती है जो आर्मी वगैरह में जाती है, ऑफिसर वगैरह वगैरह बनती है, ठीक है। नर्स वगैरह तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो नर्स वगैरह लड़की ही होती है, ठीक है। अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि टॉय दिया जाता है वो एज पर जेंडर के हिसाब से। सो नर्स का जो प्रोफेशन होता है वो ये माना जाता है कि भाई महिलाओं के लिए अच्छा है क्योंकि वो चाइल्ड केयर वगैरह अच्छे से कर सकती है, बट बॉय भी कर सकते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सोसाइटी का एंगल ही हमेशा से यही रहा है, सो इसलिए उनको माना। द रीजन दैट they did this is because they feel that outside of the women too, women are good at only a certain jobs।
ये इसलिए किया जाता है कि भाई विमेन है ना, सिर्फ वो कुछ अच्छा ही काम कर सकते, कुछ सर्टेन काम है, कुछ लेट्स से 5 काम है, उस काम को महिलाएं अच्छे से कर सकती है, बस इसी के लिए बनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए क्या होता है कि भाई साहब महिलाओं को इन्हीं काम के लिए सुटेबल समझा जाता है। अपन ने देखिए एग्जाम्पल के लिए अपन बोलते कि महिलाएं नर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, बिकॉज दे दे आर पेशेंट होती है, जेंटल होती है लड़के भी होते हैं जेंटल, इसकी कोई बात नहीं, धैर्य उनके पास भी होता है। खैर सोसाइटी का एक एंगल होता है, बिलीव होता है कि महिला अच्छे से कर सकती है, नर्चरिंग अच्छे से कर सकती है, बच्चों को अच्छे से केयर कर सकती है। ये हमेशा लिंक किया जाता है कि विमेन का रोल जो होता है फैमिली में वो सब चाइल्ड केयरिंग से रिलेटेड है। सिमिलरली ये विश्वास किया जाता है कि जो साइंस से संबंधित जो पढ़ाई होती है, टेक्निकल पढ़ाई होती है, ठीक है, एंड और भी मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई होती है, एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह हो गए, या फिर आईआईटीज एनआईटी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल आईटीज या बैंगलोर का बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल स्टडी करवाते हैं। वहाँ पर गर्ल्स के लिए जाना एक असंभव सा काम है, क्योंकि सोसाइटी में या पेरेंट्स वगैरह वो हमेशा यही थिंकिंग बना के चलते हैं कि क्या करना है वहाँ जाके वैसा, ये महिलाओं के लिए, बच्चों के, लड़की के लिए नहीं स्पेशली, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनके पास टेक्निकली माइंड नहीं होता है। बट आई डोंट थिंक सो, सभी के पास ये ज़्यादा सामान होता है, राइट। विमेन आर नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग द टेक्निकल थिंग्स, ये सब सोचा जाता है, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, कल्पना चावला और काफ़ी सारे लोग हैं, अभी चंद्रयान वगैरह जो भी अपने मिशन वगैरह गया उसमें भी जो हेड थी वो महिलाएं थी, आर्मी भी अब काफ़ी सारे लोग आते हैं। सो चीज़ें चेंज हो रही है धीरे धीरे, बट स्टिल दिस थिंग at the ground level you can see even today, because so many people in these type of stereotype thinking होती है, और बहुत सारी गर्ल्स होती है उनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसे बॉयज़ को मिलता है, राइट। जिस तरह से वो स्टडी करते हैं लड़के उस तरह से लड़कियां नहीं करती है, राइट। डॉक्टर वगैरह इंजीनियर बनना चाहती है लेकिन वो नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इन द मोस्ट फैमिली गर्ल्स का स्कूल बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, रीजन मैरिज, शादी कर दो भाई, 18 साल की हो गई लड़की या फिर 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की तो बहुत ज़्यादा हो गई, 22-25 में से बोलेंगे भाई शादी करूँ, कौन करेगा। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग वी हैव इन आवर सोसाइटी। सो अब बताइए 20-21 साल में बहुत सारे बच्चे तो उनको पता ही नहीं होता है कि 21-22 साल का हो गया मेरे को करना क्या है, मैं करियर के बारे में क्या करना, उसके पहले शादी करा है। लैकिंग होने का रीज़न ये भी है। अब इसके बाद में बहुत सारे इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, अगर बहुत ही जल्दी मैरिज वगैरह कर देते हैं, आने वाले बच्चे जो जनरेशन होगी वो भी इम्पैक्ट होगी। अब कैसे होगी भाई इम्पैक्ट, भाई बताइए जिसकी मदर अच्छे से पढ़ी नहीं है, बताओ इस बच्चे को किस तरह से एजुकेशन, क्या फैमिली प्लानिंग करेगी, कुछ नहीं कर सकते ना वो। पता चले 4-5 बच्चे और पैदा कर लिए इन लोगों ने, बस फिर 50 बना लिए अपने घर पे, ये तो और पॉपुलेशन हो गया ना सर। पता चले खाने के लिए कुछ नहीं, फिर मॉडरेशन वगैरह हो गया, कुपोषण हो गया, फिर गरीबी रेखा, कितनी सारी चीज़ें आई, समझ रहे हो। एक गलती से एक फैमिली ने सिर्फ यहाँ पे गलती की, उसका भुगतना, उसका भुगतान किसको करना पड़ा, नेक्स्ट जनरेशन, राइट। दिस आर थिंग वी नीड टू इम्प्रूव, एंड दे आर encouraged by family to see marriage as their main aim of life। महिलाओं के लिए सिर्फ यही बोला जाता है कि देखिए आप लड़की हो, आपका मेन उद्देश्य है ना जीवन में वो शादी करना है, जितना जल्दी हो शादी करो और कुछ मत करो, जीवन बर्बाद कर लो। फिर कीजिए शादी वगैरह, अच्छी बात है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग करियर भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सोसाइटी डजंट थिंक अबाउट इट। लेकिन दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल भी है अपने हिस्ट्री में, अपने इतिहास में, जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है महिलाओं को लेकर, उनको तोड़ा गया है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ये स्टोरी है। अब देखिए स्टोरी है ना, अब तो क्या है कि आप लोग पढ़ोगे ना तो बोलेगा अरे ठीक है स्टोरी क्या ही पढ़ना, छोड़ो इसमें टाइम वेस्ट। नहीं मेरे दोस्त, कि अगर इसको आप पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद जो क्रक्स निकलेगा उसको आप ऐसे में यूज़ कीजिए, उसको आप ऐसी जगह यूज़ कीजिए जहाँ की जगह आपको लगता है कि इस क्वेश्चन की डिमांड है। तो इसलिए पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बोला ना एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कभी कभी क्वेश्चन ये बॉक्स साइड में बने रहते हैं वैसे ही आ जाता है, और फिर बोलता है अरे यार मैंने एनसीईआरटी तो 4 बार पढ़ा, 4 नहीं भाई 5 बार पढ़ा, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएगा, फिर भी नहीं बना। नहीं मेरे भाई, जो चीज़ पढ़ना चाहिए वो तो पढ़ी नहीं, आपने पढ़ा है क्या, बस जो लाइन थी उसको पढ़ लिया आपने एकदम 3 4 5 रंग से उसको रंग दिया एकदम, और उसको ही पढ़ लिया। भाई यहाँ बुक को रंगने की जरूरत नहीं है, ये ना जो आप रंगते हो ना डिफरेंट डिफरेंट कलर से, वो ये अपने दिमाग में रंगने की आवश्यकता है, तो दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए आपको। फिर कमिंग टू द पॉइंट, पॉइंट ये है 27 साल की एक लड़की लक्ष्मी नाम की, एक ट्राइबल फैमिली से आती है झारखंड में। देखो अभी स्टोरी को आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो ना, यही पॉइंट लिखिए आप, टेररिज्म से संबंधित लिखिए, या फिर स्कूल से संबंधित लिखिए, या फिर आप एजुकेशन से संबंधित लिखिए, या फिर इक्वालिटी से संबंधित लिखिए, जस्टिस से संबंधित लिखिए। अब इस स्टोरी को जोड़ दो, बस बोल दो कि ये महिलाएं 20 ईयर की यहाँ से बिलोंग करती थी, शी केम टू दिल्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ समथिंग, बट बिकॉज ऑफ टेररिज्म शी केम टू नो कि भाई टेररिज्म नाम की कोई चीज होती है, एंड शी वाज विक्टिम ऑफ द टेररिज्म, देन शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द टेररिज्म, देन व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ हर लाइफ, और इस तरह से एकदम प्रोसीड कर सकते हो एकदम धीरे से, एकदम ग्राउंड लेवल से, इतना चाइल्ड 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 जो बच्चा रहता है ना, उससे लेकर ओल्ड 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 तक ये सारी चीज सोचना पड़ती है इसमें। तो शुरुआत धीरे से एकदम आराम से बच्चे की तरह करो, धीरे 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 ग्रोइंग करो, और ओल्ड एज पे लाओ, तो वहाँ पे आराम से कंक्लूजन के साथ फिनिश करो। सो दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट। देखिए अपन आगे बात करते हैं। एंड झारखंड से बिगेन टू चेंज द थिंग्स, शी वाज द फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर फॉर द नॉर्थन अरेबिया, फर्स्ट ड्राइवर थी। अब देखिए कितनी बहुत बड़ी बात होती है साहब, पहली बात तो महिलाओं को इतनी फ्रीडम नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी शी वाज द फर्स्ट बन गई। इसके बाद में क्या हुआ, पेरेंट्स थे पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने स्ट्रगल किया और बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह आई, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि मेरी लड़की उसको अच्छा एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी लक्ष्मी, और लक्ष्मी ने हेल्प मेनी हाउस वर्कर, बहुत सारे हाउस वर्कर थे उनको भी उन्होंने हेल्प वगैरह किया इवन इन स्कूल, एंड डिड और जॉब्स, और जॉब होते हैं जिसको एक वाइट कलर और अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब भी बोला जाता है, उस तरह की जॉब भी उन्होंने की। बहुत मेहनत की लक्ष्मी ने, ठीक है, और डिप्लोमा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, ब्रांच होती है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, डिफरेंट डिफरेंट तरह की ब्रांचेस होती है, कमिंग टू द पॉइंट में। फिर उन्होंने क्या कि बोर्ड एग्जाम के लिए कहीं वो पास हो गई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इस तरह से फिर उन्होंने क्या बोला, देखिए लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड मूवमेंट, somebody says it is not for the girls, वो ऐसे चैलेंज को पसंद करते वैसा, जो कहता है कि भाई ये मूवमेंट है, ये चीज़ है, ये महिलाओं के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं। और उसने बोला कि आई मेक श्योर आई विल गो अहेड एंड डू इट, that is kind of courage you should have. So if you are in you girl, you should not think कि भाई ये सपोर्ट नहीं मिला, नहीं कर सकता, you can do it, you have capacity, आपके पास उतना ही दिमाग जितना लड़कों के पास होता है, ऐसा कुछ नहीं। And Lashmi has had to do this several times in her life. Even she wanted to take electronics when she rode motorcycle at this, and decided to become a driver, loco pilot बनी। उसकी philosophy क्या थी? As long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? भाई मेरा जीवन है, मेरा जीवन मेरे हिसाब से जीऊंगी ना, मैं किसी थर्ड व्यक्ति के हिसाब से या दूसरे व्यक्ति के हिसाब से क्यों जीऊं? That kind of attitude you should have. Attitude होना चाहिए सर। What people are thinking about you, it should not matter to you. लोगों का काम ये सोचना, आपकी शादी हो गई भाई, पढ़ रहे हो तुम, अरे भाई मेरी जिंदगी मैं पढ़ रही हूँ ना, आपको क्या दिक्कत है? तो यू शुड स्टडी। 50 लोग आपको आके बोलेंगे कि भाई मत पढ़ो, क्या रखा, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होना जाना है। सब लोगों का टाइम 20-25 हो जाते हैं, 40 साल 50 साल की एज हो जाती है, कुछ नहीं होता है। फिर तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम गर्ल लाइक लक्ष्मी। एनीवे, कमिंग लर्निंग फॉर द चेंज। ठीक है दोस्तों, अपने शुरुआत में की थी कि गोइंग टू स्कूल एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई साहब
कि वर्ल्ड में क्या चीज़ होती है। आपके फ्रेंड्स होंगे स्कूल के, उनसे पूछिए जिनकी शादी हो गई, लड़का हो या लड़की, आप ऐसी बातें करेंगे ना, वो बोलेगी या बोलेगा कि भाई क्या बात कर रहा है तू, या फिर क्या बात कर रही है तू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सी, दैट इज द एजुकेशन दैट्स मेक यू डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट। जो लोग अभी मना करते हैं वही आपको बोलेंगे वहाँ क्या बात है। तो इसलिए एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और भी थियरीज वगैरह है एजुकेशन से रिलेटेड है, और फिलोसफी वाली बात हो जाएगी, वहाँ पे हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शन होगा पॉलिटिकल साइंस में तो जरूर करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, as more as children enter in the school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today, it is difficult for all to imagine that school and learning could be seen as the out of the bound or not appropriate for some children. अपन सोचते कि सब बच्चे जाते हैं स्कूल, तो जाते हैं नहीं भाई साहब, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। But in the past, the skill of reading and the writing was known to the only few people. आजकल तो एक कॉमन चीज़ है कि सारे बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे एरियाज है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, बहुत सारे ट्राइबल एरिया है, वहाँ की जगह भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अपन आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था, आउट ऑफ इंडिया, राइट, साउथ अमेरिका का, वहाँ की जगह बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। सो दैट इज अ थिंग, होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कॉमन चीज़ें कि ठीक है सही बचे जाते हैं, लेकिन जो बहुत सारा सेक्शन वो छूट जाता है सर। और it can be one of the reason in lacking our nation at the global level. Most children learn the work their families oriented. For example, एक किसान का बच्चा है तो वो किसानी के बारे में सीख लेगा, पढ़ाई के बारे में सोचेगा। गर्ल्स के लिए भी सेम सिचुएशन होती है, और इससे और ज़्यादा बदतर सिचुएशन होती है उनके लिए। खाना वाना बनाना हो गया काम, जिंदगी सफल हो गई, खाना बनाना सीख। और ऐसी community, in the community that taught son to read and write and daughter were not allowed to learn the alphabet. और ऐसी फैमिली होती है कि भाई लड़कियां है, पढ़ के क्या करोगी, लड़कों को तो बोलेंगे बेटा चलो पढ़ो, IAS वाईएस बनो, क्या रखते हैं, बेटी को क्या ही करोगी पढ़ के, शादी करके चले जाओ। दैट काइंड ऑफ सोसाइटी और फैमिली भी एग्जिस्ट करती है अपने भारत देश में। इवन इन फैमिली वेयर स्किल्स आर पोट्री, विविंग, क्राफ्ट, ये जो भी चीज़ होती है, मटके वटके बनाना है, कपड़े वपड़े सिलना है, कुछ डिज़ाइन करना, आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह वाली चीज़ें, वो तो उन्हीं को पढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर एंड वीमेन वाज ओनली सीन एज ए सपोर्टिव। उनको लीडिंग वाला जो रोल होता है ना, तो उसको वो नहीं समझते, सिर्फ यही समझिए कि सपोर्टिव है, अपने काम में हाथ बटा रही है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल इन द पोर्ट्रेट ट्रेड की बात करते हैं, वीमन कलेक्टेड द मड, पता है ना, जो थी मटकी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये मटकी वगैरह बनती है, कुमार वगैरह कहते हैं ना, मटकी वगैरह बन गई, इसमें पानी वानी अपन डालते हैं दिन में, जब गर्मी आता है पानी वानी पीते निकालते हैं, ठीक है। तो जो मड होता है, गारा वगैरह होता है, वो कौन तैयार करती है भाई, महिला तैयार करती है साहब। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन बस ये कि जो व्हील रहता है ना, जिसमें से करके एक भाई साहब बैठे रहेंगे और वैसे घुमाते रहते हैं, बस ये ऑपरेट करने का काम है। इसलिए बोलते हैं कि भाई मटके से ये एक व्यक्ति एक मैन है, मैन ही बना। व्हाट अबाउट महिला, जिसने पूरा गारा को जमीन से खोदा है, जो पूरा मट को निकाला है जमीन से, और इस पोजीशन में लेकर आएगी भाई साहब व्हील चला सके और बन। That is the thinking, and that is the kind of stereotype thinking we have. We don't recognize the work, sir. We should recognize. देखिए बहुत अच्छी शानदार तरीके की स्टोरी टाइप है। 1858 की बात है, 1992 की बात है। रामा बाई, उसके डॉटर के साथ ये फोटो है, रामा बाई इनकी डॉटर है, एंड चैंपियन थी कॉज ऑफ वीमेंस एजुकेशन, वीमेन के एजुकेशन के लिए बहुत शानदार काम किया। अब देखिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए रामा बाई, इसका आप नाम यूज़ कीजिए कब, जब यदि आपसे पूछा जाए कि वीमेन के एजुकेशन की स्थिति भारत देश में क्या है, क्या थी, और किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप इसका नाम लिखेंगे ना, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। किसी का माइक ऑन हो गया, प्लीज बंद कर लीजिए। एजुकेशन, एंड शी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल ही नहीं गई सर। उन्हें पढ़ना लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा, और उनको जो टाइटल दिया गया था वो पंडिता का,
पंडिता का टाइटल दिया था, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। बोलते हैं ना पंडित लोग जो संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं वो बोलते हैं पंडित, ठीक है। शुरू में बोला जाता था, आजकल तो नॉर्मल चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि संस्कृत पढ़ेगा वो पंडित होगा, और ये भी नहीं कि पंडित कोई दूसरा पंडित नहीं वो संस्कृत नहीं पढ़ सकता, राइट। सो एनीवन कैन रीड राइट संस्कृत। टुडेज सिनेरियो की बात करते हैं। Unremarkable achievement, someone is coming, let me know. Yeah. So, remarkable achievement is a women then was not allowed। उस समय क्या था, विमन को अलाउ नहीं किया जाता सर इस तरह के नॉलेज वगैरह। जैसे अपन एंशियंट टाइम की बात करते तो 4 वर्नास हुआ करते थे। तो जो लास्ट के वर्नास थे शूद्र वगैरह, दे वर नॉट अलाउड टू रीड दी वर्नास, सॉरी दे आर नॉट अलाउड टू रीड दी रिलीजियस बुक, जो होती बहुत सारी चीज़ें वगैरह, ठीक है। सिमिलरली 18 अब तो ये आप ये से 1982 नहीं 1858 की बात है, काफ़ी टाइम हो गया सर, लेकिन उस समय भी महिला को ये चीज़ें अलाउ नहीं थी, वो संस्कृत कर। शी वेंट ऑन दिस एट मिशन इन खड़गांव करके नाम नियर डिप। ये अगर आपसे ये देखिए, आप यहाँ से क्वेश्चन सीधा उठा लेंगे, या तो क्या बोलेंगे, ये स्टोरी लिख देंगे पूरी कि एक महिला है उसको पंडिता के नाम से जाना जाता है, और ये इस समय का उनका जन्म था और इस समय उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने एक पुणे के पास में खड़गांव करके एक मिशन की शुरुआत की थी, वहाँ पर सेटअप किया था। बताइए वो कौन सी महिला थी। अब 3-4 नाम दे देंगे, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या फिर एक दो, फिर आपके कर्वे चालू हो जाएंगे अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो। सो वट एवर यू आर रीडिंग दैट शुड बी kept in your mind forever, होना चाहिए फिर दिमाग में सर। नहीं तो पढ़ने का मतलब ही नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, रख दो बुक, मजे करते रहोगे। नियर इन मुंबई में उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की थी। एंड वेयर विडोज एंड पुअर वीमेन वर इनकरेज। याद रखिए किसको, पुअर महिलाएं थी और विडोज महिला थी, उनकी शादी मतलब डेथ हो जाती जिनकी हस्बैंड थी, उनको इनकरेज किया था, नॉट ओनली फॉर बिकमिंग लिटरेट बट आल्सो टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, पढ़ाई नहीं बल्कि उनको बोला था कि इंडिपेंडेंट रहिए। एंड दे वर टॉट ए वैरायटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम दी carpentry to running a printing press, and skills that are not usually taught to girls in today. And the printing pressure can be seen in the picture of the Kannada Mission Institute. अब देखिए ये रमाबाई का मिशन आज भी चालू है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई देती कि प्रिंटिंग के बारे में बताया उन्होंने, प्रेस के बारे में बताया, और बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको सिखाया करती थी। किनको, पुअर महिला और विडोज़ के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ, अगर पुअर महिला और विडोज़ के बारे में अगर पूछा है तो आप इनके बारे में लिखिए। तो ये चीज़ आपको यूज़ करना भाई साहब। पढ़ रहे हो मतलब मज़े के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिए पढ़ रहे हो, अपन टाइम वेस्ट, इतना टाइम नहीं है कि टाइम वेस्ट करें। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो तो यूज़ करना है। अगला पॉइंट, इस तरह से एक और ये कहानी स्टोरी, बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें, आप इसको अगर ठीक से पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको। ये है देवी नाम की है, क्या नाम इसका, रशुंद्री, रशुंद्री करके नाम है। देवी है, उनका जन्म ये हुआ था इनके बीच, उनका लाइफ टाइम वॉज बोर्न इन द वेस्ट बंगाल। 200 साल पहले की बात है, 60 साल की उम्र में उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला में। उनका टाइटल था अमर जीवन। अब देखिए दोस्तों, आपको डायरेक्ट उठा के पूछ लेंगे कि अमर जीवन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम पर्सनालिटी। अगर ठीक से नहीं पढ़े तो फिर आपके घर में चालू हो जाएंगे, ऊपर नीचे देखेंगे कौन था, याद होना चाहिए। राजसुंदरी देवी। क्वेश्चन यहीं से आता है एनसीईआरटी से, लेकिन ठीक से पढ़ते नहीं अपन। एंड इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन। देखिए अब तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन। अब तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी भाई साहब, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो राजसुंदरी देवी वॉज एन हाउस वाइफ, जो काम घर पे रहती हाउस वाइफ, फ्रॉम रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, and she would bring bad luck. Such a what I can say, such a bad thing. बोल रहे कि भाई महिला वगैरह अगर पढ़ लेगी लिख लेगी तो क्या को बैड लक लेके आएगी, अच्छा नहीं होगा, फैमिली अशुभ होगा। सी ये तरह की सोच थी। हर हस्बैंड, बैड लक तो हर हस्बैंड के लिए, और वो विधवा हो जाएगी, विडो बन जाएगी, उनके पति की डेथ हो जाएगी। डिस्पाइट दिस, ये सब इसके बावजूद भी शी टॉट हरसेल्फ एंड हाउ टू रीड राइट इन ए सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज।
शादी के बाद भी उसने चुपचाप पढ़ा लिखा, सीक्रेटली किसी को पता नहीं चला, और आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई साहब आपके लिए। अगर ये बताइए, ये महिला है, ये राज सुंदरी देवी जी हैं, अगर ये पढ़ाई नहीं करती तो आपको लगता है कि आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं? ऑफ कोर्स नॉट सर। सो आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आज से 25 साल बाद अगर किसी व्यक्ति आई की तैयारी कर रहा हो तो आप आपके बारे में पढ़ेगा, या फिर आपके द्वारा जो भी काम किया जाए उसके बारे में पढ़ेगा कि हाँ आई वांट टू बिकम लाइक दिस लाइक दैट पर्सन, ही और शी इज डूइंग ऑसम, दैट काइंड ऑफ करेज यू शुड। देखिए सर, अब ये रुकिया शेखावत हुसैन नाम है, ड्रीम उनको बोला जाता है लेडी लैंड। इसके बारे में आप पढ़ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको पता चला किस तरह से स्ट्रगल किया और किस तरह से सारी चीज़ की। शी स्टार्टेड स्कूल, गर्ल्स के लिए उन्होंने स्कूल की शुरुआत की कलकत्ता में, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, राइट। मैं तो आपको बता ही सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे इसके बारे में याद दिलाना, और आप में से कोई भी मुझे पता है, ठीक है। Coming to the next one, schooling and education today। अब देखिए आज की बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल अटेंड करके लास्ट नंबर, मैंने बोला कि चीज़ें सुधरी, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी सारी इक्वलिटी होने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि डिफरेंसेस एजुकेशन और बॉयज़ एजुकेशन में होता है, गर्ल्स और बॉयज़ का, ठीक है। आपको पता है इंडिया में 10 साल में जो होती है सेंसस होती है, ठीक है। पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है पूरे देश के, और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल होती है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, अपने पीपल कहाँ रहते हैं, कितनी एज है, स्कूल है, कितना पढ़ा लिखा, कितना नहीं, कहाँ पे माइग्रेशन वाइग्रेशन सारी चीज़ होती है। कभी सेंसस करने वाले लोग आए हैं, उनको पता होगा यार, ये सारी चीज़ पूछते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ करते हैं सर। वो पता करते हैं कितने लोग लिटरेट हैं, ठीक है, मेल और फीमेल का कितना रेशियो है, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है। ये देखिए 1961 की सेंसस, उसके अकॉर्डिंग 40% ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स में, ठीक है, वैल्यू पॉइंट। सो कहने का मतलब ये कि भाई सर जो सेंसस के द्वारा जितने भी डेटा वगैरह होता है वो आपसे कलेक्ट किया जाता है ना, वैसा बहुत जगह यूज़ किया जाता है, एजुकेशन में, स्कॉलरशिप देने में, ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है उसके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जितना भी आप सोच सकते हो, आधार कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीएम किसान योजना के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी बनाना जिसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कितने परसेंटेज इलेक्टेड इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग यहाँ पे, ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिक का स्ट्रेस क्या है। सो जब भी सेंसस वगैरह हो, अपना डेटा वगैरह ईमानदारी से देना चाहिए, ऐसा नहीं मिस यूज़ करें, नहीं सर वो आप ही के फायदे में तो आगे से सर बनवा, तब भी तो आप ऐसा बताइए लोगों को, भाई साहब फायदेमंद वाली, आपका डेटा लेके कुछ नहीं करेंगे, और आपको क्या लगता है आपका डेटा पता नहीं है क्या सर? सब पता है, आप रोज सेल्फी लेके डालते हो फेसबुक पे। अनलाइक अपन ने जो राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा और इसके बारे में पढ़ा, वो नॉट अलाउड टू लर्न दी रीड एंड राइट, ये सारी चीज़। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अटेंड स्कूल टुडे, लेकिन आज महिलाएं वगैरह, बच्ची वगैरह स्कूल वगैरह जाती है, लड़की स्पेशली। So the people who made policies in favor of the girls that or might have got information from the stories like this, Rasha, Sundari or Hussein type की जो महिलाएं प्रेम महिला हुआ करती थी। Despite this, बहुत सारी गलती होती, there continue to be many girls who leave school for the reason for poverty। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं हैं वो स्कूल को छोड़ देती हैं। राजा, उनका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन सम ऑफ द रीजंस हियर दे मेंशन। फर्स्ट वन इज पॉवर्टी, गरीबी होती है, इनइक्वालिटी, सॉरी इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटी, फर्स्ट सॉरी स्कूल में टॉयलेट्स वगैरह नहीं है गर्ल्स के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, अपन ने बात की थी, गर्ल्स होती है वो ग्रुप में स्कूल जाती है, उन पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो ये डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें होती हैं। और प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज एंड क्लास बैकग्राउंड एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यू टू बी ए चैलेंजिंग। इन गर्ल्स वही हर एक सोसाइटी या फिर अलग बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो किसी बैकग्राउंड से कोई भी गर्ल आती है तो उसके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना एक चैलेंज भरा क्वेश्चन होता है, और इसके लिए लगातार काम करती रहती है सरकार भी और सिविल सोसाइटी भी। और अच्छा आप लोग भी करेंगे जब इस पोजिशन राइट।
तो ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं बदली होती, लेकिन वी हाउ टू डू और भी करने का आवश्यकता है। So, ये कहानी है, इसी पार्ट का हिस्सा है। ऐसे में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। ठीक है, तो ये इसी से कहानी से रिलेटेड वगैरह है। ठीक है, तो डेटा वगैरह कुछ कुछ दे रखा था इसमें, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि भाई स्कूल वगैरह क्यों नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, ये रीजन मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे रीजन्स हैं, पॉवर्टी वगैरह है, और अपन ने स्कूल में फैसिलिटी वो तो कर ली, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं, दलित क्लास, दलित कास्ट, आदिवासी वगैरह, मुस्लिम कम्युनिटी है, लीव दी स्कूल, स्कूल छोड़ देती है। रीजन इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल है, के पास तो ये चीज़ पहुँच ही नहीं पाती, उनको तो पता ही नहीं चलता कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ होती है, स्कूल नाम की कोई चीज़ होती है। मुस्लिम कम्युनिटी, उनको धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था अंसारी, मिस्टर अंसारी का, राइट, उसको रूम रेंट देने से मना कर देते हैं। सो ये चैलेंजेस है सर, आज भी ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो इसलिए रेशियो होता है, गर्ल्स का रेशियो होता है इन कंपेरिजन टू बॉयज़ कम होता है स्कूल में। इफ यू टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन, इट्स डेफिनेटली डिक्रीज, कम होगा। और मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री का भी बात करें, स्पेशली रूरल और पुअर लोग होते हैं, वहाँ ये चीज़ व्याप्त होती है सर। वहाँ वहाँ तो रूरल में तो अच्छे टीचर भी नहीं होते सर, कभी आ रहे तो आ रहे, नहीं तो हेड मास्टर आ गया, अटेंडेंस लगा दी, फिर से आ गए, 70,000 रुपये मजे करो। स्कूल भी रेगुलर बेसिस पर क्लासेस वगैरह नहीं होती, बताइए क्या आउटपुट होगा, क्या सीखेंगे बच्चे, कुछ नहीं सीखेंगे। स्किल इज नॉट क्लोज टू द पीपल्स होम। बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई साहब 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आपके गाँव से या 6 लोग 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आपको स्कूल जाना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन है। स्कूल पास में नहीं होगी तो बच्ची बताओ कैसे जाएगी स्कूल, 10 किलोमीटर डेली आना और जाना, इट्स नॉट ईजी टास्क। एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट, कभी बस ही नहीं चल रही, बताओ, बस भी नहीं होती, वैन भी नहीं है, कैसे जाओ। पेरेंट भी नहीं बोला, पेरेंट भी ये नहीं बोलेंगे भाई स्कूल जाओ। तो पता है स्कूल को तो, सॉरी गर्ल्स को तो स्कूल घर से बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ा वाला वो माना जाता है कि भाई बहुत ही साहसी भरा कदम है। सो इस कंडीशन में कैसे स्कूल जाएगी? ये भी एक प्रॉब्लम है, महिलाएं स्कूल नहीं जाती इसका। एंड मेनी फैमिलीज पुअर, जो फैमिलीज होती है आर टू पुअर, बहुत ही होती है सर। कॉस्ट ऑफ दी एजुकेशन बताइए, वही मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको। जो महिला एजुकेटेड नहीं है, शादी कर ली, 5-10 बच्चे पैदा कर लिए, बताओ सारे बच्चों को एक साथ स्कूल भेजना है, उसके लिए संभव होगा? ऑफ कोर्स नॉट सर। सो इतने पुअर है कि वो एजुकेशन का खर्चा बियर नहीं कर पाते। और दूसरी बात है पेट्रोल की, जो बॉयज़ रहते हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी, तो गर्ल्स का तो नंबर आएगा ही नहीं सर। लेट्स से कि 10 है फैमिली में बच्चे, 5 लड़के 5 गर्ल्स हैं, ये 5 लड़के हैं, इन्हीं को एजुकेशन प्रोवाइड करने में ये जो कपल है जिनके ये बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। 5 गर्ल्स हैं, उनकी एजुकेशन से कोई नाते ही नहीं रहेगा सर। इसलिए फिर वो क्या है, कभी स्कूल गए कभी नहीं गए, फिर स्कूल छोड़ छुड़ा देंगे शादी वादी, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन ये चीज़ होती है। And many children also leave school because of they face discrimination faced by their teacher in classroom. उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी पढ़ी थी, उन्होंने बुक लिखी थी। He was from the scheduled caste, वाल्मीकि, राइट। और उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट, कास्ट के आधार पर, इसलिए उन्होंने स्कूल वगैरह छोड़ी। उनका जो हेड मास्टर थे उनसे ग्राउंड क्लीन करवाते थे, वो स्कूल में झाड़ू लगवाते थे। बताओ ये काम बच्चे का होता है क्या? नहीं है। तो ये चीज़ अगर होती है तो बताइए बच्चे होते हैं वो भी नहीं जाते। दैट इज द सिचुएशन। सो बताइए इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है, आपको तो खून खुलने लगा होगा, अरे यार मुझे आगे तो बन जाऊँ, फिर तो मैं देखूँ। फिर कोई बात नहीं, आप जैसे लोग होते हैं कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, करते रहना चाहिए और करते हैं। वेल, वेरी गुड। ना बहुत बड़ी अपन ने बातें की कि वैसे ये सारी चीज़ें होती है। चलिए अब बात करते हैं कि ह्यूमन ने कुछ किया इसको। हो सर, आपके साथ यदि कोई भेदभाव करता है तो डेफिनेटली यू मस्ट स्पीक आउट एंड यू मस्ट टेक इन एक्शन, लेना चाहिए सर। तो इसलिए एक्शंस लिए मूवमेंट के थ्रू ह्यूमन एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू द स्कूल। क्यों सर? जो सुंदरी देवी और कन्या, उनके बारे में बात की, जैसे महिलाएं थी, उन्होंने मूवमेंट वगैरह किए सर, इसलिए आज उनको पढ़ने का अधिकार है महिलाओं। एवरीबडी इज लिसनिंग मी ना, मुझे सब सुन रहे हो ना? यस सर। अच्छा हाँ, तो पता चला मैं बोल रहा हूँ, सब लोग ऑफलाइन हो गए। सो
आज महिलाएं स्कूल जाने का उनका अधिकार है, आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन। सो टुडे दे आर गोइंग स्कूल। या अदर्स स्पेयर होते हैं जैसे लाइक लीगल रिफॉर्म्स है, वायलेंस एंड हेल्थ संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो कि सुधारी गई है हमारे भारत सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में। Whether situation of women and girls have improved, बोला कि सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, isn't it? पहले एजुकेशन का रेशियो क्या था, आप देखना सर्च करके, और अभी एजुकेशन का रेशियो क्या है अमंग द वुमेन, इम्प्रूव हुआ है। सो ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हाँ ये चीज़ें है होती है, लेकिन फिर भी आप जैसे लोग हैं उन्होंने अच्छी चीज़ें की और आज उनको आपको देखने को मिलती है सोसाइटी में। एंड दिस चेंजेस हैज नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली। आप ऐसे ही नहीं हो गया सर चेंज हो गया, नहीं। अच्छे लोग, आप जैसे लोग जाते हैं, उन्होंने मूवमेंट वगैरह करवाए हैं, फिर अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, उन्होंने जितनी पॉलिसीज वगैरह थी उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाया कि भाई उनको हक है, उनको मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारी महिला थी, उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर भी एफर्ट किया एंड कलेक्टिवली भी किया उन्होंने सर, टू ब्रिंग अबाउट द चेंज लाने के लिए। और ये जो स्ट्रगल वगैरह करते हैं उनको क्या बोला, वुमेन्स मूवमेंट, राइट। So individual women and the women's organization from different parts of the country are part of it. जो इंडिविजुअल महिला भी थी, साथ ही साथ में पूरे देश की डिफरेंट पार्ट की थी, वो सारी महिलाएं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आई और उन्होंने स्ट्रगल किया, मूवमेंट को चलाया कि भाई सब अब नहीं सहेंगे तुम्हारा अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार, इस तरह के नारे वाले हमारे सब। एंड मैनी मेन सपोर्टेड द वुमेन्स, जिन्हें फेमिनिस्ट कहते हैं, जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, जो महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं पार्लियामेंट में। लोकल बॉडी में तो होता है, लेकिन पार्लियामेंट में आज तक नहीं है, और इस पर डिबेट चलती है। डिबेट तो क्या, राजनीति चलती है, लेकिन जो लोग इसका फेवर करते हैं उनको फेमिनिस्ट बोला जाता है, मतलब वो फेमिनिस्ट बोला जाता है, वो फीमेल के बारे में बात करते हैं, फीमेल के फेवर की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, उनको उप्लिफ्टमेंट करने की बात करते हैं, उनको एजुकेशन दिलवाने की बात करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन दिलवाने की बात करते हैं, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसमें, पार्लियामेंट में, और बहुत सारी चीज़ें। So many support women का बहुत सारे मेन होते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, and the diversity, passion and effort of those involved makes it a very vibrant। जब सारे लोग एक साथ आ जाते हैं ना, सरकार को हिला देते हैं। और फार्मर जो मूवमेंट के बारे में, फार्मर का जो मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में बात करें तो शुरुआत होती है देश में, आज पूरे देश के अलग अलग राज्य से आ रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचने का मजबूर हो जा रहा है कि भाई कुछ कम दिया, किसानों को यूनियन लीडर वगैरह से बात करने के लिए तैयार हुए, एंड बहुत सारी स्ट्रेटजीज वगैरह वो फॉलो की उन्होंने अवेयरनेस को फैलाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करवाने के लिए, और जस्टिस लेने के लिए, कैंप फॉर जस्टिस। देखिए अपन कुछ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं, और महिलाएं अपने अधिकार की बात कर सकती हैं, कैंपेनिंग की बात कर सकते हैं, या कैंपेनिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं अवेयरनेस को। कैंपेनिंग टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर इम्पोर्टेंट। ओके, उन्होंने बोला भाई साहब हम वायलेंस नहीं सहेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे, हम मूवमेंट करें, हम कैंपेन चलाएंगे। और ये कैंपेन जो था भाई साहब, इन्होंने सरकार को ये बात देखा और एक नया लॉ पास किया 2006 में, gives women who face physical and mental violence within their home। होम में भी वायलेंस होता है सर, मैरिटल रेप, बहुत सारी चीज़ होती है, महिला शादीशुदा के साथ रैप वाली वो चीज़ होती है, और डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनवर्स वगैरह दहेज की डिमांड करते हैं, हावी वगैरह। सो मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। और आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो बहुत सारे पति और पत्नी दोनों घर पे रहते हैं, ऑफिस तो जाएंगे, एक ही काम है क्या, लड़ाई करना। आप बताओ लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉट बिकॉज ऑफ द मेंटली, भाई मेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें हुई है, तो डेटा है अपने साइड, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह से 2006 में लॉ वगैरह पास कर रहे हैं, एंड सब लीगल प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, ठीक है। और effort made by the women's movement led the Supreme Court to formulation of the guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within the education institution. In 1980s, for example, women stood across the country and speak out of the dowry death, being murdered by their laws, husband, and greedy company.
विशाखा, दोस्तों विशाखा जो गाइडलाइन है ना, विशाखा जो गाइडलाइन है, इट इज़ गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में नेट पे सर्च करना और करना, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो विशाखा गाइडलाइन है वो दी गई थी 1997 में। इट वॉज द केस बिटवीन द विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस पास की और उन्होंने ये बोला कि भाई साहब देखिए देखिए भाई साहब, उन्होंने ये बोला कि भाई साहब जो वर्क प्लेस पे महिला काम करने के लिए आती है उनके साथ कोई भी सेक्शुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात तो ये कि भाई साहब 3 पॉइंट उन्होंने बोला कि प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रेप्रेशन। प्रोहिबिशन, भाई ये प्रतिबंधित चीज़ है, किसी महिला के साथ हरासमेंट होना ही नहीं चाहिए। प्रिवेंशन वगैरह करने के लिए आपको काम करना है, और अगर एक्सट्रीम केसेस में अगर कोई घटना इस तरह की होती है तो रेड्रेसल, उसका जो भी है सोल्यूशन, ग्रीवांसेस रेड्रेसल की बात भी उन्होंने कही, वो आपके पास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक इंटरनल कमेटी, इंटरनल इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की स्थापना करने के लिए भी बोली। किनके लिए बोली? वैसे जो कंपनी जिसमें 10 से अधिक लोग काम करते हैं उसमें कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज इंडिस्पेंसिबल दैट दैट इंस्टीट्यूट शुड हैव इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अभी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है आईसीसी, इसका क्या काम होगा? वैसे विमन से संबंधित कोई भी अगर केस है सेक्सुअल हरासमेंट से वर्क प्लेस, तो ये कमेटी इस केस को देखेगी। चाहे महिला ने कंप्लेंट की या नहीं की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, किसकी? कमेटी की, कि भाई इस केस का इन्वेस्टिगेशन करे, और यदि महिला सही है तो उसको जस्टिस दिलाए, यदि गलत है तो उसको पनिशमेंट दिलाए। इजंट इट? ऐसा तो है ही नहीं भाई, एक फ्रॉड केस भी लेके आ सकती है तो महिला, तो फिर क्या करें? तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, तो सारी पावर हमको इस तरह से दी। और बहुत सारी चीज़ें तो ये बाइंडिंग है, बाइंडिंग इन द सेंस कि भाई एक्ट है ये 2013 में पास किया गया, जो विवाह केस हुआ इसके बाद में उसको एक स्टेचुटरी बैकिंग दी गई है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, ठीक है, मतलब ठीक है फॉलो कर रहे थे, कर रहे नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, लेकिन 2003 में जब ये वाला केस हुआ इसके बाद में एक्ट बनाया गया जिससे बोला वीमेन एट द वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस करके पूरा एक्ट बनाया 2003 में। और उस एक्ट के तहत कोई बाइंडिंग है, मतलब लीगली बाइंडिंग है, आपको करना ही है। आपकी अगर कंपनी है तो आपको करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन होगी सर। सो ये थोड़ा सा मैंने विशाखा गाइडलाइन के बारे में बताया, रीड कीजिए, आपको कहीं ना कहीं इसका यूज़ कीजिए, ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं सर बियॉन्ड द लाइन पढ़ना। ये चीज़ आई, इसको सर्च करो, पता नहीं है फिर पढ़ के ना आगे निकल गए, अब तो ज़िंदगी में कोई समझ में नहीं आया कि ये क्या गाइडलाइन थी और क्या बात करते हैं, ठीक है। So, बहुत सारी चीज़ हुई इसके बाद में, महिलाओं ने सारी बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह किए इसके बाद में महिलाओं के लिए, ये सारी चीज़ जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे काम कैसे आए? ऑटोमेटिकली तो नहीं आए सर, महिलाओं ने कैंपेन किया, मूवमेंट किया, इसके बाद में सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स वगैरह के लिए अपने बता रही थी कि भाई सारी चीज़ें हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक मेंबर थे ये फेमस मूवमेंट का, and sitting on the step of the Supreme Court, surrounded by the legal files, scared reading because of as long as legal pattern, Chief Justice her daughter to murder shortly। ये महिला है, बैठी है बेचारी, वो इधर उधर भटक रही थी, ठीक है, अपने बच्चे थी उसको मर्डर किया गया था, इसलिए दावा कैन सिचुएशन होती है इंडिया में, कोई बात नहीं, काम कीजिए, ना करने की आवश्यकता है कीजिए। आप देखिए वैसे मैंने बोला दूसरा काम क्या हो सकता है, कैंपेनिंग हो गया, सिग्नेचर हो गया, मूवमेंट की में सारी चीज़ें आ गई। दूसरी बात क्या हो सकती है? रेजिंग अवेयरनेस, तो जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। यदि आप जागरूकता नहीं फैलाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब क्या आपके पास एक्ट है, क्या नियम है, क्या कानून है और क्या नहीं है। आप घर में बैठे बैठे रहोगे एक कोने में, जितना भी वायलेंसेस रहते रहो, लेकिन यदि आपको पता है तो यू कैन टेक एक्शन। An important part of the women's movement and work is today's public awareness। पब्लिक अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन राइट इशू जो भी राइट्स हैं हम उसके बारे में बताना, एंड द मैसेज हैज टू बी स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले एंड सॉन्ग बाय द पब्लिक। आई एकदम पोस्टर लगवा दो बड़े बड़े, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक मीटिंग करवाओ, गाने वाने बजाओ, देखो ये इस तरह से पोस्टर वगैरह लगे, लेकिन अस्पताल में ये वो सब जगह लगा दो जहाँ जहाँ देखता हूँ। ऐसा नहीं कि बस एक चीज़ कर ली हो गया, नहीं सर, आपको करना पड़ेगा। Since you are facing discrimination, so it's your responsibility sir। प्राइमरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? एक्शन प्रोटेस्ट करो,
आपके अगेंस्ट कोई गलत नियम है, आपके अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही है, आप प्रोटेस्ट करो, आपका अधिकार है। Women's movement raised its voice when the violation against women take place. For example, when law or policies act against their interest. उनके interest में नहीं है. Public rallies and the demonstration are very powerful way of drawing attention to injustice. आप प्रोटेस्ट करोगे, बताओ, ये महिला है एकदम झंडा वंडा लेके जा रही है, हाथ ऊंचा बोल रही है, भाई हमको हम क्या चाहते हैं, आजादी, ये वाली बात है। डोंट यूज दिस वर्ड समवेयर, जस्ट टेलिंग यू पर कि आपको समझ में जाना चाहिए। ये क्या एकदम अपने अधिकार के लिए एकदम रेज करिए अपनी वॉइस को, करना चाहिए भाई साहब। लेट्स से कल को ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है 1956 वाली बात अपन की, उसमें कल से ये जजमेंट आ जाए, या फिर गवर्नमेंट ऐसा फॉर्मुलेशन कर दे कि नहीं भाई साहब, लड़की को कोई भी अधिकार नहीं होगा, लड़की को कोई भी अधिकार नहीं होगा किसमें भाई साहब, को पर्सनली राइट, मतलब जो उनके पिताजी की जो जमीन जायदाद है उसमें कोई अधिकार नहीं। सो बताइए, आप पढ़े लिखे हो तो बोलना चाहिए सर, आपको चिट्ठी लिखना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं चुपचाप बैठे हैं, घर बैठे रहो तो बस आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना। सो करना चाहिए। शोइंग सॉलिडेरिटी, ये क्या है सर? इंडिया गेट पे सब लोग आ जाते हैं, इंडिया गेट पर होना चाहिए अपने हिंदुस्तान में, दिल्ली में इंडिया गेट, वहाँ की जगह सब लोग आ जाएंगे कैंडल जलाने, ये क्या है? ये आपकी एकता को प्रदर्शित करते हैं सर, सॉलिडेरिटी की बात करते हैं। तो बताना चाहिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। Women all over the world come together to celebrate and renew their struggle. और उन स्ट्रगल को रिन्यू करते हैं हमेशा, जैसे अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाते हो ना आप, ड्राइविंग लाइसेंस को, इसी तरह से इनका जो मेन मोटो होता है यही होता है कि पैसा आपकी जो अपनी लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरुआत है मेरे दोस्त, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बात है, ये वाली बात है, इसलिए सबको बात है। एंड यू शुड देखिए, अब विमेन है होल्डिंग कर रही अब द कैंडल डेमोन्स्ट्रेट द सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पहले की बात करें, एवरी ईयर ऑन द 14th of August several thousand women gather at the वाघा on the border India and Pakistan and whole culture। ये वाघा बॉर्डर की बात है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच की माता सिंह, तरह के बहुत सारे इंडिया गेट पे देखिए बहुत सारी चीज़ें, रामलीला मैदान वगैरह हर जगह लोग आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं फॉर सेक ऑफ जस्टिस, जस्टिस करना चाहिए सर। कुछ कुछ वर्ड वगैरह स्टीरियोटाइप वगैरह क्या होता है, when people believe that the people belonging to a particular group based on the religion, race or blah blah language bound to have a certain fixed characters or can do only certain work of job, ठीक है, उनको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जैसे अगर बोलते हैं विमन, बोलते हैं सर विमन, विमन से भाई नर्स बन सकती है, स्कल मशीन बन सकती है, तो क्या स्टीरियोटाइप थिंकिंग। आपकी फैमिली में कोई बोलता है कि अरे आप तो नर्स बन जाओ बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, उसको धीरे से बोलिए भाई ये सोचना स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, उसको बदल देंगे वो बहुत मार खाएगा। फिर छोटा भाई अगर बोल देना पड़ा है तो मत बोलना, डू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स बट टेल देम इजीली कि ये अच्छी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, गलत है, बड़े तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विद द सर्टेन वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं ताकि रियलाइज होना चाहिए सामने। फॉर एग्जाम्पल इन चैप्टर हमने बहुत सारे देखे बॉयज एंड गर्ल्स हैं, मेड देम सब्जेक्ट, ये अपना लापा डिस्कस किया। डिस्क्रिमिनेशन तो पता है क्या होता है, व्हेन वी डू नॉट ट्रीट पीपल इक्वली विद रिस्पेक्ट एंड वी आर इंडल्जिंग इन डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं करना, या कोई एक लेबर है उसको इंसल्ट करना। या फिर एक मूवी आई थी कौन सी दीवार 1975, उसमें बॉय था, ठीक है, डिस्कस किया था, उसको रिस्पेक्ट स्पेस नहीं दिया, ये क्या है डिस्क्रिमिनेशन जो है। वायलेंस क्या होता है, वायलेशन, वायलेंस क्या होता है, वायलेंस क्या होता है, बस यही होगा जो बंदा पड़ा है डिसरिस्पेक्ट वगैरह करना है, मारना बोलना, ये फालतू चीज़ करना, पागलपंती करना, उसी को वायलेंस बोलेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट करने बात की, फिजिकली या वर्बली, ऐसा नहीं भाई साहब किसी महिला को टच करोगे तभी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है सर, व्हेन यू वर्ड इवन यू यूज द वर्ड से भी सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। इफ यू आर नॉट यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स by talking to a woman, it can be case of sexual harassment, verbally भी harassment हो सकता है। behavior that is sexually nature, sexual nature में against the wish of women, जब women के against के विश हो, लेकिन अगर दोनों लोगों की सहमति हो तो इधर को सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं आता वैसा, क्योंकि इफ यू आर अडल्ट देन आपकी लाइफ है, आप जो डिसीजन लोगे आपकी लाइफ है सर।
बताना चाहिए प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। और आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, या आपका पर्सनल मैटर है, फिर दो अडल्ट का मैटर है। कमिंग टू द पॉइंट, द क्वेश्चन आई shown you in the initial slide before I started presentation, right? So अब बताइए, कोई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी? बताइए, कोई करने की कोशिश करेंगे? कुछ पॉइंट बताइए। एनीवन, कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलिए भाई साहब, कोई तो बोलिए, यस या नो। यस सर। हाँ, सब क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे आप? यस सर, मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन में। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैंने माइक ऑफ कर लिया था मैं, ताकि आपको सुन सकूँ। तो प्लीज़ आप, प्लीज़ आप गो अहेड। पेट्रियार्टी मतलब कि जो मिडिल क्लास की फैमिली के लोग होते हैं तो उनकी एजुकेशन छूट जाती है, और मतलब अगर एजुकेटेड नहीं रहेंगी तो फिर मैरिज होने के बाद वो चाइल्ड केयर नहीं कर पाएंगी। जी फिर उसके बाद मतलब इकोनॉमी के इम्पैक्ट जाएगा, और फिर मतलब सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, ये इम्पैक्ट है मिडिल क्लास। बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट बताया, नो डाउट यू कैन राइट। इंट्रोडक्शन में अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? आपने जो बताया वो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ऐसा? ओके, कोई दूसरा बताइए, क्या लिख सकते हैं? 5 मिनट अपन डिस्कस करते हैं, देन विल फिनिश द क्लास। पिंकी बताइए, रिंकी, पिंकी क्या नाम है आपका? राज, जनी, रजनी, मौर्य, रश्मि, वंदना, अमृता, कोई भी? एनीवन? बताओगे या फिर नहीं? नहीं बताओगे? ओके, लेट अस डिस्कस। शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम इसका आंसर अपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हमेशा 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 आपको डिवाइड करना है। हाउ डज द पैट्रियार्की इम्पैक्ट? तो सबसे पहले कीवर्ड, जिसमें मैंने बोला ना कीवर्ड, लास्ट टाइम मैंने इधर साइड लिखा था कीवर्ड्स, होता है ना कीवर्ड्स, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। पैट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग। पहली बात तो ये हो रही है कि सभी वुमेन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मिडिल क्लास वुमेन। और बात किसकी हो रही है? अपना भारत देश की। तीन चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। भारत की बात हो रही है, दूसरी पैट्रियार्की की बात हो रही है, तो तीसरी मिडिल क्लास वुमेन की। सो पैट्रियार्की है जो पितृसत्ता है, ठीक है, या पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान वाली जो आइडियोलॉजी है, वो इंडिया में महिलाओं की जो पोजीशन है उनको किस तरह से इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, अपन किस तरह से इसको एड्रेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए दोस्तों, अपने को सबसे पहले पैट्रियार्की क्या होती है इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है, राइट? मैंने शुरू में बोला था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अपन क्वेश्चन को कैसे इंट्रो वगैरह कर सकते हैं। मैंने तीन चीज़ आपको बताई थी। पहला, सर यदि आपके पास कोई डेटा है आप डेटा दीजिए। दूसरी बात है ओरिजिन वगैरह, कुछ ओरिजिन बताइए। या फिर तीसरा है डिफिनेशन। इन तीन चीज़ों से अगर आप शुरुआत करोगे किसी क्वेश्चन की, आई एम श्योर यू, आई कैन इंश्योर यू कि भाई साहब आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। सो हियर डेटा वगैरह दे सकते हो, अगर आपको डेटा अगर पता हो कि इतना भी मिडिल क्लास में लिए उनको इतना इम्पैक्ट रहता है, एनसीआर का डेटा ये लाभ। आप बस अगर ये नहीं है तो पैट्रियार्की कहाँ से शुरू हुई वहाँ के आप दे सकते हो, एंशिएंट टाइम का अगर कुछ देना चाहते हो वो दे सकते हो। और नहीं तो फिर आपको लग रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें थोड़ा मैं उलझ जाऊँगा या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, लेकिन इस बात का भी याद रखना भाई साहब, इस बात का भी याद रखना है, अगर डेटा आप दे रहे हो तो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। पता चले कुछ डेटा दे रहे हो कि सर लगभग लगभग 50 या फिर 30% महिलाएं हैं, अब बताओ 20%। अगर आप बोलते 40 या 50% अप्रॉक्सीमेटली 65, तो फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे चलता ही है, एग्जैक्ट फिगर किसी को याद नहीं रहता। लेकिन ऐसे अगर फिगर अगर लिखा हो तो आपका शुरू में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर, डोंट राइट सच स्टूपिड थिंग्स इन द इनिशियल फेज। तो शुरू में लिखा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अच्छे मार्क्स आपका नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन डू इज दैट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू कि भाई साहब चलो पैट्रियार्की
पैट्रियार्की की अपन डिफिनेशन लिखने की कोशिश करें कि पैट्रियार्की होती क्या है वैसे। सो देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में बताया पैट्रियार्की मतलब क्या होता है, डोमिनेंस। डोमिनेंस ऑफ व्हाट, काउंटर पार्ट मेल। मेल कंटेंट होता है उसी को तो बोलते हैं भाई पैट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज। So, both of the patriarchy refers to dominance of the male in the society in various aspects of the life। जैसे कि अपन बोल सकते हैं भाई साहब सोशल प्रिविलेजेस। देखिए जो बोल रहा हूँ ये लिखना आपको इसमें इंट्रोडक्शन की, सोशल प्रिविलेजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह जाना बच्चा वगैरह, लड़का जाएगा लड़की नहीं जाएगी उसमें। दूसरी बात है डिसीजन मेकिंग जो होता है, जो डिसीजन मेकिंग की बात आती है वहाँ की जगह भी किसका डिसीजन माना जाता है, सब माइक पुरुष का। बंद पुरुष का, हाँ बिल्कुल। फिर जो कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी होता है किसका होता है भाई साहब, पुरुष का। पुरुष का होता है। पॉलिटिकल अपन बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करते हैं, अगर कोई महिला है गांव की सरपंच है तो महिला है सरपंच लेकिन उसका पति डिसीजन लेता है। यस सर। ये भी एग्जांपल किसका है, पैट्रियार्की का। क्या? है ना, तो ये सारी चीजें आपने लिख दी कि देखो एक ये 2 लाइन से 3 लाइन से ज्यादा में आएंगे नहीं, है ना, ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और आपने लिख दो कि भाई साहब ये सारी चीजें अबाउट मेंशन ऑल दिस थिंग इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ मिडिल क्लास विथ वुमेन इन इंडिया, है ना। अब किस तरह से इम्पैक्ट किए भाई साहब, अब देखिए यहाँ पे आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप लिख सकते हो कि भाई कि द लाइफ इम्पैक्टेड, कोई हेडिंग वगैरह छोटी सी हेडिंग डाल दो कि भाई ड्यू टू पैट्रियार्की द लाइफ ऑफ women has been impacted in various ways, like करके ना हो, ये हेडिंग डाल के ना हो, पॉइंट फॉर्म में लिखो। क्या लिखोगे भाई साहब, पैट्रियार्की होने के कारण क्या क्या नुकसान है, क्या क्या महिलाओं के ऊपर इम्पैक्ट है, क्या प्रभावित होती है। अभी तो एक सिंपल चीज है, अपने बहुत सारे डिस्कस की, पहले भी डिस्कस किया। पहला तो क्या किया भाई साहब, डीवैल्यूड द वर्क। जो होता है भाई साहब, जो वर्क होता है महिलाओं का, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, डीवैल्यूड माना जाता है, isn't it? पहला पॉइंट लिखो, इसमें एक 1.5 लाइन लिख दो, सब 1.5 लाइन या 2 लाइन लिख दो कि महिलाओं का काम होता है उनकी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, और पुरुष का काम होता है उनको रिकॉग्निशन मिलती है, उनको वेज भी अच्छी मिलती है, isn't it? दूसरा पॉइंट लिख दो भाई साहब, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अरे भाई साहब डिस्पैरिटी ऑफ वेजेस की बात करो। डिस्पैरिटी मतलब होता है अंतर, मतलब एक समान नहीं है, अलग अलग। तो डिस्पैरिटी ऑफ वेजेस, ठीक, जो वेज मिलता है सैलरी वगैरह, उसका भी डिफरेंस होता है भाई साहब। महिला को जितनी सैलरी मिलती है और पुरुष को मिलती है उसमें डिफरेंस होता है। इसमें एक डेडलाइन लिख दो आप कि भाई बहुत सी एमएनसीज कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ महिलाओं की सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू बॉयज और पुरुष, और मैं जो भी वो लिखना चाहिए, ठीक है। सो ये क्या इम्पैक्ट तो है, किसका इम्पैक्ट है, पैट्रियार्की का तो इम्पैक्ट हो रहा है भाई साहब। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये कुछ प्रोफेशनल है, जैसे आप बोल सकते हो कुछ स्टीरियोटाइप, यहाँ पे फिर स्टीरियोटाइप थिंकिंग दे सकते हो क्या, कि भाई साहब कुछ सर्टेन काम है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही माना जाता है, ये महिला ही कर सकती है। एग्जांपल देख सकते हो आप नर्स का, ठीक है, कि भाई नहीं महिलाएं केयर वगैरह कर सकती है, तो ये उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। किस तरह से इम्पैक्ट करती है कि भाई नर्स से ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकती है, MBBS ना बाबा मत करो, इंजीनियरिंग ना बाबा मत करो, आपसे ना हो पाएगा। तो इसका पॉइंट लिख के नहीं, आपको एलैबोरेट कर दो। दूसरा फाइनेंशियल चॉइस की अपन बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल चॉइस की अगर बात करें तो देखिए भाई साहब, फैमिली में अगर फाइनेंशियली डिसीजन लेना है, जैसे कि अगर मकान कुछ खरीदना है या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या फिर कुछ बैंक से लोन लेना है, तो जो फाइनेंशियली चीज़ होती है ना वो कौन लेता है भाई, मेल कैंडिडेट लेता है भाई। फाइनेंशियल चॉइस हो होती है कौन लेता है, मेल कैंडिडेट लेता है। फीमेल की जो होती है एडवाइस रेयरली, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बहुत ही ये समझिए बहुत ही रेयर केस होता है उसमें मानते हैं। इवन इन एजुकेटेड फैमिली में, जहाँ पे अगर कोई आपकी महिला है आपके परिवार में, वो एजुकेटेड है, जैसे आपकी भाभी आई है बहुत ही एजुकेटेड है और आपका भाई वगैरह जैसे कि नहीं है, अगर आपकी भाभी को एडवाइस अच्छी दे रही है कि नहीं ये फाइनेंशियली ये इस 10% का इंटरेस्ट ब्याज है और बाहर से लेंगे तो 8% का आप यहाँ से लीजिए, फिर भी नहीं मानेंगे, इसी लेंगे, राइट। एजुकेटेड और थोड़ी वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी, क्यों, क्योंकि वैसा पुरुष प्रधान समाज है वैसा, तो ये इम्पैक्ट है मिडिल क्लास को। और पांचवा क्या लिख सकते हो भाई, और बर्डनिंग या फिर डबल वर्क, मैंने आपको बोला था, ठीक है। डबल वर्क जो रहती है महिला को करना पड़ता है कि नहीं भाई साहब, अरे घर भी काम करती है बाहर भी काम करती है भाई साहब, 24 घंटे काम करती है, पार्ट टाइम जॉब नहीं होता उनका, लाइफ टाइम जॉब होता है, तो फुल टाइम भी नहीं बोलूँगा, लाइफ टाइम जॉब होता है। सोशल और फैमिली जॉब, ऑस्ट्राइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, ऑस्ट्राइजेशन इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब बहिष्कृत वगैरह, इन द सेंस कि कुछ चीज़ें होती है महिलाओं के लिए, मतलब पुरुष के लिए
कि भाई साहब अगर अगर महिला जॉब, माइक बंद कर लीजिए प्लीज, जिसका भी माइक ऑफ है। अगर सॉरी मेल, अगर फीमेल, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जो फीमेल जॉब करती है और सैलरी वगैरह आ रही है उसकी, तो भाई साहब ऐसा माना जाता है कि भाई ये बहिष्कृत टाइप की चीज़ है, कि भाई हम तो समाज में कलंक बनकर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई महिलाओं के द्वारा कमाए गए पैसे से मेल हम होके पुरुष वो जिंदा रह रहे हैं। तो ये भी एक थिंकिंग होती है, ठीक है, ये फेस करना पड़ता है मिडिल क्लास फैमिली में। और भी क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो, और भाई साहब बहुत सारे मैटरनिटी जो होता है बेनिफिट वगैरह होता है, ठीक है। मैटरनिटी की आपको पता है 26 महीने की, 26 वीक की, नॉट महीने की, सॉरी, वीक्स वगैरह होती है, उसकी छुट्टी मिलती है। कोई महिला है, कोई लड़की प्रेगनेंट वगैरह है, उसको बच्चा वगैरह होने वाला है, तो उसको 26 वीक की छुट्टी वगैरह मिलती है। तो ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होती, पहली बात तो ये। और इम्प्लीमेंट भी होती है तो घर पे उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, किचन में खाना बनाओ, ये करो। बट इन दैट सिनेरियो उसको थोड़ा रेस्ट करने की आवश्यकता है, केयर, उनको केयर की आवश्यकता, उनकी केयर की आवश्यकता है, लेकिन उनसे केयर करवा रहे हैं, राइट। सो ये भी उनको फेस करने को मिलता है। और डिग्निटी की बात करते हैं तो भाई साहब डिग्निटी वगैरह आपको पता है, 24 घंटे काम करते फिर भी इतनी जो अफोर्डिंग डिग्निटी वगैरह होती है, जो डिग्निटी वगैरह होती है वो भी इतनी स्पेक्ट नहीं होती है। तो भाई साहब ये सारी चीज़ होने के बावजूद, देखिए ये सारे पॉइंट बता रहे क्या ये इम्पैक्ट कर रहा है, अपन उससे रिलेटेड बात करें कि जो पुरुष प्रधान समाज है इसके कारण ये चीज़ें महिला को फेस करना पड़ता है। सो आप देखिए सारी चीज़ लिख दी अपन ने, ये बॉडी में लिखना है ये सारे पॉइंट्स, और दो इतने पॉइंट नहीं लिख सकते, लेकिन जितने पॉइंट आपको याद आए उस समय इतना लिख लीजिए। फिर लास्ट में क्या लिख सकते हो, जो विशाखा गाइडलाइन की अपन ने बात की थी, विशाखा गाइडलाइन जो 1997 में दी गई थी, उसमें बताइए अपन आईसीसी के बारे में बात की, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वगैरह है उसके बारे में बात की अपन, राइट है। तो ये सारी चीज़ें का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए। आप कंक्लूजन की साइड जा रहे हो भाई साहब, ध्यान रखिए, ये बॉडी खत्म हो गई यहाँ से, आप कंक्लूजन, लेकिन लिखना नहीं है कि कंक्लूजन कर रही हूँ मैं, कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इसके वर्ड्स में लिखना है कि विशाखा गाइडलाइन का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। विशाखा गाइडलाइन शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल प्रॉपर्ली, राइट है। एट द सेम टाइम आप क्या बोल सकते हो कि भाई जेंडर इनक्वालिटी को हमें, यू नो, वी हैव टू रियलाइज द जेंडर इक्वालिटी, हमको जेंडर इक्वालिटी उसको रियलाइज करने की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू हैव, यू नो, फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव का मतलब क्या था भाई साहब, सबका साथ सबका सामाजिक या सबका साथ सबका विकास वाली बात है। सो डेवलपमेंट की अपन बात करते हैं। इसके बाद में भाई साहब देखिए रिस्पेक्ट वगैरह लेना इनका फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 था, तो वो भी चीज़ मिलने की आवश्यकता है हमको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको होना चाहिए। अगर अगर ये तो हो गया भाई साहब लीगली, लेकिन ये हमारी इथिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें किनको भाई साहब, विमेन को, मिडिल क्लास विमेन को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। भाई साहब अपन ने पूरा जेंडर से रिलेटेड बातें की ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से अभी, सो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। सो आप क्या लिख सकते हो कि इट इज आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू नो करेज और टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू दी वर्किंग क्लास वीमेन इन द इंडिया, ठीक है, सो दैट दे कैन टेक न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड दे कैन यू नो बिकम व्हाट दे वांट टू बिकम इन देयर लाइफ, और व्हाटएवर यू नो प्रोफेशन दे वांट टू परस्यू, राइट। इस तरह से पॉजिटिव नोट के साथ आप अपना क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो बहुत ही शानदार तरीके से। समझ में आया आपको? यस सर। अच्छे समझ में आया? यस सर। लिख पाओगे इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो फ्यूचर में? ट्राई करेंगे। ऑल राइट, नाइस, चलिए अच्छी बात है फिर। चलिए थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास जब भी होगी मिलते हैं फिर आपसे, है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।